इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ बाउंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ बाउंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में किसी को कहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, मैं इसको एक बार रिपीट करके चलूंगा। अदरवाइज क्योंकि इसके बाद जितना भी सारा जो केसेस आएगा हर एक जगह सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद बॉयनेट फोर्स, ठीक है, इन सारे कुछ चीज के ऊपर ही सारा क्लियरिफिकेशन डिपेंड करेगा। इसलिए ये कुछ चीजें जिनका नाम मैंने लिया ये काफी क्लियर होना चाहिए। अगर किसी का क्लियर नहीं है प्लीज बोलिए, मैं रिपीट करता हूँ उस चीज को। सबसे पहले जो बी था हम लोग का बॉयनेट फोर्स, बॉयनेट फोर्स ये क्या था? बॉडी के ऊपर, एक बॉडी है उसके ऊपर अप्लाई अप थ्रस्ट जो है, यानी सपोज कीजिए एक बॉडी था इनसाइड द लिक्विड, नीचे की ओर जो इस डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता था एफ, इसी का नाम था बॉयनेट फोर्स। ठीक है, तो इसका यह मैंने हम लोगों ने देखा था कि इसका आखिर मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड को हमने देखा था कि जब मैं इस साइज के ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबाता हूँ तो वह कितने सारे लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड। सपोज कीजिए 20 ml लिक्विड को डिस्प्लेस किया तो 20 ml लिक्विड का कोई वेट होगा, उस वेट के बराबर ये होगा मेरा बॉयनेट फोर्स। यानी बॉयनेट फोर्स पता करने के लिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को मुझे वाटर में डालना होगा, फिर वहां से फाइंड करना होगा कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है और उस वाटर के वेट के बराबर होगा मेरा बॉयनेट फोर्स। ठीक है, दूसरा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने देखा था एक एग्जांपल कि जैसे कि हम लोग देखते हैं इन डेली लाइफ में या फिर बचपन में बहुत हम लोगों ने क्या होगा कि आप पढ़ते पढ़ते कभी एक अंगुली पे पेन को रखा होगा और उसको ऐसे सेंट्रलाइज किया होगा कि पेन बिल्कुल अंगुली के ऊपर रह जाए। तो वो जो मिडिल पॉइंट था, यानी कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हो लिए, उस ऑब्जेक्ट का मिडिल पॉइंट, सपोज कीजिए यह एक इतना लेंथ का ऑब्जेक्ट है, इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे एक ऊंचाई कर दूं तो ये दोनों ओर ऊपर उठ जाएगा। या फिर मैं एक इस टाइप का बना सकता हूँ, आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा दुकान में इस टाइप का यहाँ पे एक लटका हुआ रहता है जिसको वेट होता है पुराना जगह, अभी तो डिजिटल वेट मशीन आ गया है। तो यहाँ अगर 5 kg दिए तो यहाँ पे अगर 5 kg देंगे तो ये इक्वल रहता था। तो यानी ये जो पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट, इसी का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी ऑब्जेक्ट का टोटल भार एक ही पॉइंट पे सेंट्रलाइज होगा, वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा था सेंटर ऑफ बाउंसी, CB। सेंटर ऑफ बाउंसी क्या था? जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर पानी में डूब जाता है, डूबा हुआ भाग, तो डूबने के बाद, ठीक है, जस्ट इसको देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस एग्जांपल से समझते हैं, ये इतना सा भाग डूबा हुआ है। टोटल अगर सेंटर ऑफ अगर मैं देखूं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये अलग पॉइंट है, और अगर मैं इसका सेंटर ऑफ बाउंसी देखूं तो ये 2 पॉइंट हो जाएगा। कारण क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट, और सेंटर ऑफ बाउंसी क्या बोलता है कि जितना भाग डूबा हुआ है उसका मिडिल पॉइंट। अगर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से डूबा हुआ है तो इतने सारे का जो मिड पॉइंट होगा वही होगा सेंटर ऑफ बाउंसी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग, सेंटर ऑफ बाउंसी अलग। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बाउंसी दोनों एक ही पॉइंट पे है। कारण क्या है कि ये ऑब्जेक्ट फुल्ली पानी में डूबा हुआ, जब कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली पानी में डूबा हुआ हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बाउंसी एक ही पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बाउंसी और बॉयनेट फोर्स का कॉन्सेप्ट, जिसको हमने थोड़ा सा रिवाइज किया। अब आगे हम बढ़ते हैं क्लास नंबर 19 की ओर।
तो क्लास नंबर 19 में हम आज देखेंगे मोशन ऑफ ए बॉडी रिलीज्ड इनसाइड द फ्लूइड। हमने इससे हम लोगों ने देखा पढ़ा हो सारे बॉयनेट फोर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद सेंटर ऑफ बॉन्ची, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो एक कोई ऑब्जेक्ट है जब वो पानी में डूब जाता है यानी इनसाइड द लिक्विड, उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा, उस बिहेवियर क्या, उस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए कि पानी में डूबता है, पानी से भरा हुआ है, मान लीजिए कि नीचे यहाँ पूरा पानी इधर से पानी से भरा हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पानी में डूब रहा है तो यहाँ पे क्या क्या होगा। सपोज कीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगाया, इस पे क्या क्या काम करेगा। नीचे तो वेट फोर्स इक्वल टू mg नीचे की ओर काम करेगा, इन अपर डायरेक्शन में काम करेगा बॉयनेट फोर्स। टोटल इसी का खेला होगा। अच्छा, इस बॉडी का कोई डेंसिटी होगा, इसका कोई वॉल्यूम होगा, या इसका एक वॉल्यूम होगा, इसका एक डेंसिटी जिसको हम लोग ने रो कंसिडर किया था, या फिर उसको डी कंसिडर करें तो बात बराबर है। या फिर और एक लिक्विड का भी डेंसिटी होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी। इन सारी चीजों को देखते हुए हम देखेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबता है तो किस टाइप का उसमें मोशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। We know two forces, weight of the body and buoyant force act simultaneously on the body when immersed in fluid। जब पानी में डूबता है तो एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स काम करता है, एक वेट फोर्स और एक buoyant फोर्स। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ W and weight force and buoyant force, थ्री डिफरेंट केसेस में अराइज, तीन डिफरेंट केसेस अराइज हो सकता है। पहला केसेस क्या होगा, हो सकता है कि W यानी वेट फोर्स क्या होगा, ग्रेटर देन बॉयनेट फोर्स। दूसरा W इक्वल टू B, और तीसरा क्या होगा, वेट फोर्स लेस देन बॉयनेट फोर्स। तो ये थ्री डिफरेंट केसेस को हम लोग आज देखेंगे कि जब ये वेट फोर्स ज्यादा हो, बॉयनेट कम हो, दोनों इक्वल हो, और जब वेट ज्यादा हो वेट कम हो, बॉयनेट ज्यादा हो, तो इन सारे तीनों कंडीशन में क्या क्या होता है आज हम इसका स्टडी करेंगे। तो इन तीनों का स्टडी करने के लिए हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। पहले मैंने क्या एज्यूम किया है, लेट भी बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो जो बॉडी का जो वॉल्यूम मैंने एज्यूम किया है वो कैपिटल V है। डेंसिटी ऑफ द बॉडी DB, B फॉर बॉडी, जिस वजह से यहाँ पे B लिखा हुआ है, दैट मीन्स D फॉर डेंसिटी, B फॉर बॉडी, यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी को मैंने DB कंसिडर किया है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, D फॉर डेंसिटी, L फॉर लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये तीनों को मैंने एज्यूम किया है, लेट मैंने मान लिया है। पहला क्या माना है, DB द वॉल्यूम, DB इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एंड DL डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब आते हैं केस नंबर 1 पे। पहला केस नंबर 1 क्या है कि इसमें सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ये यहाँ इसमें सपोज कीजिए यहाँ पे सरफेस पे पानी है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। अब मैं इस कंडीशन में देख रहा हूँ कि एक इधर से काम करेगा, एक बॉयनेट फोर्स है, ये B और इधर W। पहला कंडीशन है जब वेट फोर्स ज्यादा होगा बॉयनेट फोर्स से, दैट मीन्स क्या होगा, यह ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगा। क्योंकि अगर ये इस पे रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि W मेरा ज्यादा है, यानी W माइनस बी इक्वल टू जो आएगा डाउनवर्ड फोर्स का डायरेक्शन आएगा। जो भी फोर्स होगा वो उतना ही फोर्स से वह नीचे की ओर आएगा। ठीक है, यानी जब भी वेट ज्यादा हो, यानी वेट हमेशा नीचे की ओर होता है, वेट ज्यादा हो बॉयनेट फोर्स से, दैट मीन्स बॉडी पानी में डूब जाएगा। इन दिस केस नेट फोर्स W इक्वल टू F W minus B act on the body in the downward direction, as a result the body sink into the fluid। यानी क्या होगा, इसका रिजल्ट बॉडी पानी में डूब जाएगा। अब पानी में डूब तो गया, ठीक है, तो अब क्या क्यों डूबा, क्या क्या कारण है, चलिए उसका हम लोग अब जानते हैं कारण। तो हम लोग जानते हैं W इक्वल टू mg, यानी m क्या है, मास, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, हम लोग जानते हैं ये डेंसिटी का एक फॉर्मूला जानते हैं, यानी डेंसिटी रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेंसिटी एंड वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम एंड डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ये टोटल क्या आ गया मेरा वेट। वेट को ही मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ दिया है, इसको और ज्यादा फंडामेंटल बना दिया है वेट को, भी और डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे बॉयनेट फोर्स है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जो बॉयनेट फोर्स होता था मेरा वो क्या, वेट सॉरी जितना सारा फ्लूइड हुआ उसका वेट के बराबर, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू डेल्टा एल इंटू जी। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था कि हाउ मच बॉयनेट माने हाउ मच बाउंसी, बाउंसी कितना होगा, वहां पे हम लोगों ने देखा था v डेल्टा एल इंटू जी। ठीक है, यानी वॉल्यूम किसका वॉल्यूम होगा, ये v किसका वॉल्यूम है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का लिया था, तो यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट का ही वॉल्यूम होगा। यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो सकता है कि सर जब हम वेट लिए तब वहां भी हम वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट लिए, और जब हम ये निकाल रहे हैं बॉयनेट फोर्स तब भी हमने भी को ही कंसीडर किया। दोनों में भी क्यों अलग अलग कुछ भी ले सकते थे, क्यों नहीं। तो जब ये ऑब्जेक्ट पानी में गया तभी जाके बॉयनेट फोर्स आया, यानी बॉयनेट फोर्स किसके कारण आया, जब ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर गया। अब बताइए कि बॉयनेट फोर्स कितना होगा, यानी कितना सारा वाटर को डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम जितना वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबाएंगे उतना ही वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस करेगा। यानी बॉयनेट फोर्स डिपेंड किसके ऊपर करेगा, फुल्ली डिपेंडेंट रहेगा जो ऑब्जेक्ट हम पानी में डुबाएंगे उसके वॉल्यूम के ऊपर, उसके डेंसिटी के ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो मेरा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो यानी इसका भी यहाँ भी भी होगा, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एज हम लोगों ने देखा जैसे कि वेट ग्रेटर देन बॉयनेट फोर्स या बाउंसी, और मैंने फिर डब्ल्यू की जगह पे इसको यहाँ पे लिखा भी डी बी इंटू जी ग्रेटर देन डी डेल्टा एल इंटू जी। फिर यहाँ पे देखिए ये भी जी, ये भी और जी दोनों सेम चीज है, दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे एक मेरा रिजल्ट जो आया, यानी डेंसिटी ऑफ द बॉडी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। दैट मीन्स क्या हुआ, एक कंडीशन यह भी है कि बॉडी को पानी में डूबने के लिए उसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा होना पड़ेगा। जस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक बोतल को रखता हूँ इस सरफेस के ऊपर, बोतल में कुछ भी भरा हुआ नहीं है, सपोज कीजिए ये बोतल है, इसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं है, या तो पानी में नहीं डूबेगा। अब मैं इस पे कंकड़ डालते गया, जब कंकड़ से ये बोतल फुल हो जाएगा तो यह नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। क्यों, मैं कंकड़ डाल रहा हूँ, मतलब उसके वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा रहा हूँ, यानी उसके डेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ। डेंसिटी कब डूबेगा, ये जब वाटर के डेंसिटी से इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बढ़ जाएगा तो यह ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा। ठीक है, तो हमें यह भी हमेशा देखना होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूब जा रहा है इसका मतलब वेट फोर्स तो ज्यादा है ही, साथ ही डेंसिटी ऑफ द बॉडी ग्रेटर देन है किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसके साथ कोरिलेटेड है, यानी एक अगर नीचे जाएगा तो ये होना ही पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी ज्यादा होगा लिक्विड से डेंसिटी बॉडी का डेंसिटी ज्यादा होगा। क्लियर है ये केस वन? यस सर। अब देखिए यहाँ पे दो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। सो द कंडीशन ऑफ श्रिंक बॉडी इनटू द फ्लूइड, यानी डूबने का कंडीशन क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का वेट ज्यादा होना चाहिए बॉयनेट फोर्स से, और दूसरा डेंसिटी ऑफ द बॉडी ज्यादा होना चाहिए फ्लूइड से। यानी दो कंडीशन आया, अगर कोई चीज पानी में डूबता है तो ये श्योर ये टू कंडीशन फुलफिल करेगा, अगर ये टू कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वह ऑब्जेक्ट पानी में नहीं डूब सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि चलो कुछ है कि हमने सपोज कीजिए कि लोहा का कुछ ऑब्जेक्ट फेंका, वो नीचे आके बैठ गया। ठीक है, कुछ ऐसा भी होता है कि मैंने सरफेस पे डाला, पानी की जस्ट थोड़ा सा नीचे गया, बस उससे नीचे डूब ही नहीं रहा। कुछ ऐसा भी होता है कि नीचे गया फिर वो ऊपर की ओर उठ जाता है, तो वो केस 2 केस 3 में हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर डूब जाता है ड्यू टू डेंसिटी बॉडी का ज्यादा है और
लिक्विड का डेंसिटी कम है और उसका जो वेट है, वेट फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो कंपेयर टू द बॉयनेट फोर्स वो ज्यादा है। आगे बढ़े। इन सारी चीजों पे बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा होगा, कम से कम मैंने 2 या 3 सॉल्व करवाया है और कम से कम 5-7 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करवाएंगे इससे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सरफेस पे रखा, वो नीचे तक आया है, मान के चलिए इसका हाइट h है, तो ऊपर से h हाइट नीचे तक आया, तो आने में कुछ टाइम तो लगा होगा। तो चलिए इस टाइम को कैलकुलेट करते हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को डाला, वो कितने देर में नीचे तक चल जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कितना टाइम लेगा। टाइम टू मूव यानी श्रिंक डाउन ए डिस्टेंस h इनटू द फ्लूइड, यानी एक फ्लूइड में वो h हाइट तक नीचे जाने में कितना समय उसको लगेगा। तो हम पहले निकालेंगे कि नेट डाउनवर्ड, क्योंकि जब भी हम निकालेंगे कि टाइम मुझे निकालना होगा तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, मुझे जो बॉडी नीचे की ओर जाएगा एक एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, तो वो एक्सेलरेशन जब तक फाइंड नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसका रिजल्ट तक नहीं जा पाएंगे। तो चलिए एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं नेट डाउनवर्ड फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है, तो नेट फोर्स निकाल लेंगे हम लोग। W माइनस बी, ये नेट फोर्स देगा मुझे। तो यहाँ पे नेट फोर्स मैंने निकाला है, ये आया है मेरा नेट फोर्स V dB माइनस DL इंटू जी। किसी को इसमें डाउट है देखिए, नहीं तो मैं यहाँ पे क्लियरिफिकेशन करता हूँ, नहीं तो फिर मैं आगे वाला बात करूंगा। काफी इजी है, बिल्कुल इजी है। बस यहाँ पे W की जगह पे मैंने जो आया था यानी वेट फोर्स, मतलब वॉल्यूम ऑफ V, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर यहाँ पे V और G को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हो गया dV माइनस DL। ओके, अब नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, जब मुझे फोर्स पता चल गया तो उसका हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं तो, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला न्यूटन का सेकेंड लॉ से, F इक्वल टू एम ए, यहाँ पे मास और ये था एक्सेलरेशन, तो A इक्वल टू हो जाएगा F बाय एम, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास। तो फोर्स ये F हो गया, मैंने F का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला V, ये वैल्यू है F का, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो बॉडी को मैंने डुबाया, तो मास क्या होगा V इंटू डेल्टा बी, यानी यही फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये हो गया वॉल्यूम और ये बॉडी का डेंसिटी, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन कैसे किया, यानी इसको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया पहले। चलिए यहाँ पे बगल में मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। यहाँ पे यानी इसके बाद का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दिख रहा है तो आप लोगों को? यस सर। ओके, इसके बाद वाला कैलकुलेशन मैं करता हूँ। अपर वाला जो टर्म है ये वाला, इसके यहाँ पे भी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जी को मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, जी को मैं बाहर में रख लेता हूँ। जी को मैंने बाहर में रखा, बड़ा सा ब्रैकेट मैंने यूज किया। अब यहाँ पे हो जाएगा V इंटू डी बी, V इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी बाय V इंटू नीचे जो है उसको मैं इसके साथ कर देता हूँ V इंटू डी बी, और यहाँ पे है माइनस V इंटू डी एल बाय हो जाएगा V इंटू डी बी। किसी को प्रॉब्लम है? कैसे हुआ ये? तब ये आके रिजल्ट दे देगा मेरा G 1 माइनस V डी एल बाय भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा ये बचेगा यहाँ पे डी डी एल बाय भी डी बी, जो कि मेरा ये है 1 माइनस डेल्टा एल बाय डी एल बाय डी बी इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो ये मेरा हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो गया है। हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जी का वैल्यू होता है 9.8, यहाँ पे है ये डाउनवर्ड, नीचे की ओर जो ऑब्जेक्ट जाएगा, जिस एक्सेलरेशन से जाएगा उस एक्सेलरेशन को मैंने एफ एज्यूम किया है, क्योंकि एक एक्सेलरेशन ऑलरेडी हम लोग का यहाँ काम कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन को यहाँ पे जी हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। मुझे कोई और हमको कुछ लेके कंसीडर करना होगा, तो हम लोग जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि एफ को हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन के रूप में एज्यूम करते हैं। तो हमने एक्सेलरेशन को यहाँ पे एफ के रूप में एज्यूम किया है, तो ये मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन आ गया एफ इक्वल टू 1 - डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। आगे है ये जो इक्वेशन है, एक्चुअली ये जो नीचे का जो इक्वेशन जो लिखा है मैंने नाउ यूजिंग, तो वो एक्चुअली इक्वेशन होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ये यहाँ क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन एफ है, तो मैं यहाँ पे एफ यूज करूंगा। अब बोलिएगा कि सर एक्सेलरेशन तो हम लोगों ने यहाँ पे जी देखा, तो यहाँ पे आप एफ को ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम किसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, वो बॉडी किस एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है, तो मुझे कंसीडर करना होगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी का एक्सेलरेशन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक्सेलरेशन हमने एफ, छोटा एफ, स्मॉल एफ कंसीडर करके रखा है, जिसलिए मुझे यहाँ पे इस एफ लेना होगा। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है एस की जगह पे मैंने एच लिया है। अच्छा, एस क्या होता था? एस इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट होता था। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे एक रुक गया, तो डिफरेंस पार्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट जो एस था उसको मैंने यहाँ पे एच के रूप में कंसीडर किया हुआ मान के रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एच लिखा। सो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे यू क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, किसी को पता है? यस सर। जब बोलिए। जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से जस्ट चलना स्टार्ट मूव करने वाला होता है, बिल्कुल जब सही, मतलब यस सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे प्लेस पे रख रहा हूँ, मैं उसे कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ। वेलोसिटी कब आएगा? जब मैं उसको कोई फोर्स अप्लाई करूंगा, तब वेलोसिटी आएगा उसमें। बट मैं यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ इसको, जस्ट मैं इसे वहां पे सरफेस पे रख दे रहा हूँ, वो नीचे की ओर जा रहा है। तो जब मैंने रखा तब यहाँ वेलोसिटी क्या था इसका? जीरो, यानी ये u इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसलिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, मेरा एलिमिनेट हो जाएगा इक्वेशन से। तो यहाँ पे मेरा आया हाफ, एफ की जगह पे एक्सेलरेशन जो था मेरा 1 - डेल्टा एल बाई सॉरी डी एल बाई डी बी इंटू जी टी, जी की जगह पे हो जाएगा मेरा ये यहाँ पे सॉरी ये जी तो नहीं है, जी हाँ ये जी तो ऑलरेडी था ही मेरा इक्वेशन में, जी और टी स्क्वायर, ये आ गया। ये समझ में आया सभी को? तो ये वाला यहाँ कैसे हुआ, ये एच इक्वल टू, सर वन समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये वाला वन, तो ये वाला वन, यस सर। एक्चुअली ये वन तो मेरा पहले ही से ही था, ये वन। मैं सिर्फ इस ये जो एफ है ना, मैं एक बार इरेज करता हूँ काफी। सर एफ के जगह पे वैल्यू पुट किए हैं ना, वो तो डीएल हाँ, एफ के जगह पे मैंने वैल्यू पुट किया है। यस, वो जो एक फाइंड मिनट, आउट। देखिए ये वैल्यू है मेरा एफ का, ये वैल्यू है एफ का, समझ में आ गया। एफ के जगह पे मैंने सिर्फ ये रखा। एक्चुअली मैंने इसको लिखने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको ये लाइन देके लिख दिया, दोनों मतलब सेविंग होता है, बस वही था। अब यहाँ पे मुझे निकालना था टाइम, तो यहाँ से टी स्क्वायर जो है, टी स्क्वायर को यहाँ पे टी ले लिया, और जो भी बैलेंस बना के मैंने टी इक्वल टू फॉर्मूला निकाल दिया। सर तो हाँ बोलिए। एफ की जगह पे वैल्यू पुट कर दिए तो फिर बाहर टी स्क्वायर बचा, तो जी कहाँ से आया सर?
अरे बाबू एफ में देखो, ये जो मैंने एफ का वैल्यू निकाला था ना, देखो यहाँ पे Yes. ऑलरेडी एक जी है, यस यस। ठीक है, एक जी ऑलरेडी से है मेरे पास, ये जी कहीं से आया नहीं है, एफ के साथ ही था, ठीक है। तो जब मैंने इसे टी के रूप में बैलेंस किया तो मेरा फॉर्मूला आया 2h होल रूट नंबर है 2h बाय जी, फिर ब्रैकेट 1 माइनस dl बाई dv। तो ये हम लोग जब भी फॉर्मूला लगाएंगे कि एक ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखेंगे तो नीचे तक यानी एच हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, हमें यह फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो श्योर है कि हम उसका निकाल पाएंगे सॉल्यूशन क्या होगा। एक बार शुरू से मैं एक बार सारा इरेज करता हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है नॉमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, नहीं तो फिर आप लोग फिर नॉमेरिकल प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। इसलिए एक बार आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर कहीं डाउट हो तो बोलिए, मैं इसे दोबारा क्लियर करता हूँ, नहीं तो फिर बोलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और एग्जाम में इससे नॉमेरिकल प्रॉब्लम रहता है। ओके ठीक है, आगे बढ़े। सुनाई पड़ रहा तो? हेलो, सुन पा रहे हैं? सर। ओके। यस सर, ये सुन पा रहे हैं सर। अच्छा चलिए, अब देखते हैं केस नंबर 2। पहला केस में मैंने क्या देखा, पहला केस में देखा वेट फोर्स ग्रेटर देन था बॉयनेट फोर्स से। केस नंबर 2 में मैं देख रहा हूं वेट यानी यहाँ पे बॉयनेट फोर्स ज्यादा है, तो क्या होगा? इन दिस केस नेट फोर्स, नहीं एक मिनट, जस्ट ए मिनट, ओके। ये मेरा है सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है कि ये वेट फोर्स और बॉयनेट फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी इक्वल है, इक्वल है दोनों। तब क्या होता है कंडीशन में, अब जब अगर एक ऑब्जेक्ट पे यानी इस डायरेक्शन में बी और नीचे वाले डायरेक्शन में डब्ल्यू अगर दोनों इक्वल हो तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा एफ एक्सटर्नल एक्स टी फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, यानी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, ना मतलब कोई रिजल्टेंट फोर्स काम नहीं करेगा, ना नीचे की ओर ना ऊपर की ओर। तो क्या करेगा यह ऑब्जेक्ट? पानी पे फ्लोट करना शुरू करेगा, वो ना डूबेगा ना ऊपर जाएगा, वो सिर्फ फ्लोट करेगा। इन दिस केस नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो, द बॉडी नाइदर मूव्स डाउन नॉर अप्स, दैट मींस बॉडी फ्लोट। बॉडी क्या होगा? पानी पे तैरना शुरू हो जाएगा। कंडीशन क्या है? बॉयनेट फोर्स और वेट फोर्स इक्वल होना चाहिए। सो फार द बॉडी फ्लोट इन द फ्लूइड, पानी में तैरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बस कंडीशन ये होना चाहिए वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू बॉयनेट फोर्स ऑन द बॉडी, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। चलिए नाउ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग टू टाइप्स। अब यहाँ पे होगा ये जो फ्लोटेशन होगा, दो टाइप्स का फ्लोटेशन होगा। क्या क्या होगा? पहला फ्लोटेशन फुल्ली इमर्ज्ड कंडीशन, एक होगा कि पानी का लेयर ये वाला है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डूब के वह फ्लोट करेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। और दूसरा कंडीशन होगा, ठीक है, ऐसा इस टाइप का, आधा ऊपर रहेगा या फिर कुछ वॉल्यूम ऊपर रहेगा थोड़ा सा नीचे रहेगा, या फिर कुछ फ्रैक्शन में रहेगा, वॉल्यूम का फ्रैक्शन में रह के वो फ्लोट करेगा। तो ये दोनों डिफरेंट केसेस, दो केसेस है। पहला केस को देखते हैं हम लोग। पहला केस क्या है? फुल मतलब फुल्ली इमर्ज माने पूरा डूब के वो फ्लोटेशन करेगा। तो इसके लिए क्या होगा? कंडीशन सेम रहेगा, W इक्वल टू बी, दैट मीन्स सेम, यानी डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मस्ट बी सेम। यानी अगर वेट और बॉयनेट फोर्स इक्वल होगा दैट मीन्स बॉडी और लिक्विड का डेंसिटी भी सेम होगा। अगर ये दोनों सेम नहीं होता है तो फिर ये कंडीशन पे नहीं आएगा, बॉडी फ्लोट नहीं करेगा सरफेस पे।
That means if the density of the body be equal to the density of the fluid, the body floats in the fluid in fully immersed condition. यानी बॉडी क्या होगा, पानी के सरफेस में यानी पानी में डूब के वह फ्लोटेशन करेगा। अगला है फ्लोटेशन। पहला क्या था, फ्लोटेशन इन फुल्ली। फ्लोटेशन इन, ये फुल्ली नहीं होगा, ये पार्शियली होगा। पार्शियली इमर्ज कंडीशन में, यानी थोड़ा सा कोई फ्रैक्शन में। सपोज कीजिए इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर भी है और पानी में डूबा हुआ है भी, यानी इसका जो पानी में डूबने वाला वॉल्यूम होगा स्मॉल v बाय कैपिटल V, यानी यह वॉल्यूम हो गया, यह फ्रैक्शन हो गया वॉल्यूम का कि पानी में वह इमर्ज होके फ्लोटेशन कर रहा है। यानी कितना भाग डूबा हुआ है, ये स्मॉल भाग, टोटल में से ये स्मॉल भाग जो वॉल्यूम है पानी में डूबा हुआ है, ये डूब के ये फ्लोटेशन कर रहा है। तो लेट भी स्मॉल भी बी द वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, मैंने इस छोटे से भाग मैंने ये जो है पानी में डूबे हुए भाग का वॉल्यूम मैंने स्मॉल भी लिया है, और टोटल वॉल्यूम इसका ये है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ठीक, कंडीशन सेम रहेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग निकाल लेंगे कि स्मॉल v बाय v, यानी पानी में डूबा हुआ भाग बटे टोटल, यानी पानी में डूबा हुआ वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इससे भी रिलेटेड नॉमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग एक देखेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका वह 3 बाय वॉल्यूम पानी में डूब के फ्लोट कर रहा है तो कितना भाग बाहर में होगा, या फिर उस पे उसका डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा, ऐसा सवाल हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ इसमें से दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका 3/4 वॉल्यूम पानी में डूब के वो फ्लोट कर रहा है, तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी क्या होगा, लिक्विड का डेंसिटी हम लोग जानते हैं, तो वहाँ उस तरह का हम लोग नॉमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी ये किस कंडीशन में होगा, जब ऑब्जेक्ट का एक भाग वॉल्यूम पानी के अंदर रहेगा और टोटल वॉल्यूम जो होगा कुछ वॉल्यूम उसका बाहर में रहेगा। सो द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम स्मॉल v बाय v सबमर्ज कैन फाउंड आउट, यानी इतना सारा वॉल्यूम जो होगा ये पानी के बाहर रहेगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ पार्शियल इमर्ज कंडीशन, यानी कुछ भाग पानी में डूबा हुआ रहेगा, कुछ भाग ऊपर में रहेगा। ये याद रखिएगा श्योर, ये इक्वेशन काफी यूजफुल इक्वेशन है, स्मॉल v बाय v इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्लियर है, आगे बढ़े। यस। अगला है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स कैसे काम ना करे। तो यानी अगर यहाँ पे है, पहला कंडीशन है ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल मोशन, इसका दूसरा नाम है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन इसको कहेंगे, लीनियर मोशन। इसका मतलब क्या है कि लीनियर मोशन, अगर ये ऑब्जेक्ट सपोज करो कीजिए कि ये इस टाइप का है, यहाँ पे पानी है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है फ्लोट कर रहा है, पानी में फ्लोट करते इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, इसके ऊपर क्या बोलते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में इजीली जा सकता है। तो क्या होना चाहिए इस कंडीशन क्या होगा, द बॉयनेट फोर्स एक्सर्ट ऑन द बॉडी, यानी बॉडी के ऊपर लगने वाला बॉयनेट फोर्स बाय द फ्लूइड मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, यानी बॉयनेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए बॉडी के वेट के बराबर। हमने इससे पहले क्या देखा था कंडीशन में, जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूब के फ्लोट करता था तो W इक्वल टू वी, यानी वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू बॉयनेट फोर्स। यहाँ पे क्या कहता है कि बॉयनेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी ये जो मैग्नीट्यूड है बॉयनेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर ये 5 है यूनिट, 5 यूनिट है, तो क्या कहता है कि फ्लूइड मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, जो फ्लूइड
जितना फ्लूइड बॉडी डिस्प्लेस करेगा, सपोज कीजिए वो अगर 5 जितना भी लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसके वेट भी बराबर होना चाहिए बॉडी के वेट से। यानी बॉयनेट फोर्स होगा, बॉयनेट फोर्स हम लोग उसी को कहते हैं जितना सारा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका जो वेट होगा वही उसका मैग्नीट्यूड हो गया, वेट जो हो गया वही बॉयनेट फोर्स हो गया। तो बॉयनेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, वेट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के वेट के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स मेन अगर देखा जाए तो बस बात यही आता है, घुमा के बोलिए बात यही है, वेट इक्वल टू बॉयनेट फोर्स, यानी वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू बॉयनेट फोर्स, सेम चीज है, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा घुमा दिया है। एग्जाम में यह आता है कंडीशन, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया ताकि अगर एग्जाम में आप लोगों को आ जाए तो आप लोग इजीली लिख सके। डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कंडीशन अबाउट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में द बॉयनेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। बस इतने छोटे से में इसको आप लिख के निकल सकते हैं क्योंकि फैक्ट तो मेरा वही है। दूसरा है कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा भी होता है पानी के अंदर, आप लोगों ने देख कभी बहुत रेयर में आता है कि पानी के अंदर ये मतलब घूमता है, ऐसे ऑटोमेटिक घूमता है, फ्लोट करता है, ऑटोमेटिक घूमता है। आखिर ये क्यों होता है, इसमें क्या होता है कि ये वाला कंडीशन देखिए, ये जो फिगर है आप लोगों के पास, ये वाला फिगर को देखिए, ऑब्जेक्ट है इस टाइप का, उसका सेंटर ऑफ बॉन्सी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे देखिए थोड़ा सा। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड्स की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और सेंटर ऑफ बॉन्सी ये अपर डायरेक्शन की ओर फोर्स लगाएगा। क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे वेट और वेट फोर्स इक्वल टू बॉयनेट फोर्स है, यानी ये सेंटर ऑफ बॉयंसी जितना अमाउंट फोर्स से ऊपर की ओर इसको ले जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना ही अमाउंट फोर्स से नीचे की ओर लेके नीचे की ओर घुमाएगा इसको। इसलिए यह बॉडी यहाँ पे क्या रोटेट करते करते हुए ये मूव करता है। इसका क्या कंडीशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड सेंटर ऑफ बॉन्सी मस्ट लाई ऑन ए सेम वर्टिकल लाइन, मतलब एक ही वर्टिकल लाइन में दोनों होना चाहिए। यानी वर्टिकल लाइन की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये वर्टिकल लाइन होता है। दैट मीन्स ये देखिए ये ये भी एक वर्टिकल लाइन है और ये भी एक वर्टिकल लाइन है। अब यहाँ पे इस वाले पे हम बात करते हैं, ये वाला अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सीधा करता हूँ तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा। अब मैं इस लकीर को जो है मेरा सेंटर ऑफ बॉन्सी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बॉन्सी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की करूँ तो ये ही सेम क्या है वो वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। जब ये फ्लोट करता है तो ये इसका दो अलग अलग हम लोग देख पाते हैं कि दो अलग अलग वर्टिकल लाइंस में यहाँ पे शो कर रहा है। बट जब हम इसको बॉडी जब सीधा कंडीशन में रहेगा, सीधा रहेगा तो क्या होगा, एक ही लाइन में होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बाउंसी। ये मैंने फिगर जो लगाया है ये कंडीशन है जब ये मूव करेगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको इधर ले जाएगा और सेंटर ऑफ बाउंसी इसको ऊपर की ओर घुमाएगा। दैट्स व्हाई ये इधर ऐसे वो रोटेट करना शुरू कर देगा। ये भी एक कंडीशन है। क्लियर है ये? बोलिए। अच्छा ऐसा नहीं तो कि उतना क्लियर नहीं हो पाया सर कंडीशन। कौन वाला, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सर दोनों सर। दोनों क्लियर नहीं हुआ है, बिल्कुल। चलिए घबराइए मत, हम हैं आपके साथ। चलिए फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या कहता है, हम लोग जानते हैं कि जब कोई बॉडी फ्लोट करता है वहां पे तो पहला कंडीशन क्या था मेरा, W इक्वल टू बी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये हमने दो चीज सीखी अभी, इससे पहले हमने सीखा ये वाला दो कंडीशन।
तो ये जो फर्स्ट कंडीशन ही यहाँ पे लिखा हुआ है, द बॉयनेट फोर्स। बॉयनेट फोर्स क्या है? whose magnitude is equal to the weight of fluid displaced। बॉयनेट फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया, एक्सर्ट ऑन ए बॉडी। ठीक है, तो बॉयनेट फोर्स एक बॉडी के ऊपर जितना बॉयनेट फोर्स इन अपर डायरेक्शन में एक्सर्ट हुआ बाय द फ्लूइड, फ्लूइड के द्वारा जो बॉयनेट फोर्स इस बॉडी पे लगा, मस्ट बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ कहता है ये जो बॉडी का जो वेट होगा, वेट ऑफ द बॉडी यानी इसका मास और जी, यानी ये जो W होगा ये B के इक्वल होना चाहिए। यानी ये जो पहला जो लाइन है इसी को लैंग्वेज में लिख दिया है, कंडीशन फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में। जस्ट है चीज वही, बस उसको लैंग्वेज समझने वाला कुछ अगर है तो पॉइंट नंबर 2 में है। सर ट्रांसलेशन यहाँ पर वर्टिकल लाइन से है क्या? ना, ट्रांसलेशन का मतलब होता है लीनियर मोशन का दूसरा नाम है ये हाँ हाँ ट्रांस। ठीक है, ये जो है इसका मैंने लिखा था लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर का मोशन होता है एक सीधी सरल रेखा में जो ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वही होगा, उसी को बोलते हैं लीनियर मोशन। तो यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को, अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करता है W इक्वल टू बी, दैट मीन्स वो ना नीचे जा सकता है ना ऊपर जा सकता है, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा, वो बस इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, यानी लीनियर मोशन में वो मूव कर सकता है, लीनियर मोशन में ही वो मूव कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसका यहाँ पे नाम सिर्फ अलग है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, बट है वो लीनियर चीज, लीनियर का ही कॉन्सेप्ट पे है ये, ऑन द बेस ऑफ लीनियर मोशन। अगला देखिए, सेकेंड वाला देखिए, इसमें अगर मैं कहूँ तो इसमें कुछ समझने लायक चीज है। इसमें क्या कहता है, सेंटर ऑफ बाउंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम लाइन पे लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम घूम के मोशन करे तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन क्यों होता है उस चीज को पहले देखिए, उसके बाद हम देखेंगे सेंटर ऑफ बाउंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करता है। यहाँ पे ये दोनों फोर्स इक्वल है, बाउंसी और ये फोर्स इक्वल है। अब ये क्या करेगा, नीचे की ओर जितना फोर्स करेगा उतना ही फोर्स अपर डायरेक्शन में लगाएगा, और क्या करेगा, ये और ये इस डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट घूमना शुरू हो जाता है, यहाँ पे रोटेट करना शुरू हो जाता है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा, जब इस जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट को जब मैं पानी में छोड़ूं तो वो सीधा होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, और इसका सेंटर ऑफ बाउंसी एक इस लाइन पे होना चाहिए, यानी ये अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो दूसरा होगा सेंटर ऑफ बाउंसी, मतलब दोनों एक ही वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, तभी जाके वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन है। यही है कि दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए, सेंटर ऑफ बाउंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही लाइन में, वर्टिकल लाइन में रहना चाहिए। ठीक है, सर अगर वर्टिकल लाइन में होगा तो रोटेट करना बंद कर देगा ना फिर वो? कहाँ से? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ये रोटेशनल मोशन जब हम पानी में कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सपोज कीजिए इस टाइप का ऑब्जेक्ट था, मैंने इसे यहाँ पे ऐसे इसको पानी में डुबो दिया। ठीक है, पानी में इसे मैंने डुबो दिया। ठीक है, डुबाने के बाद क्या होता है, ये जो इस ऑब्जेक्ट का शेप को देखिए, फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा मेरा, किस चीज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो सरफेस टेंशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट इस टाइप का है तो यहाँ पे इस हर एक जगह पे अलग अलग फोर्स काम करेगा, हर एक पॉइंट पे अलग अलग फोर्स करेगा। तो इसमें देखिएगा कि नीचे डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, फिर ड्यू टू सरफेस एनर्जी के कारण इसको पकड़ के रखा है, और यहाँ पे बॉयनेट फोर्स, उसके बाद वेट फोर्स इक्वल होने के कारण ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर नहीं जा रहा है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों, जिस वजह से ये क्या करेगा, ये सरफेस पे इधर इधर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में फ्लोट कर सकता है। तो जब ये इस डायरेक्शन में फ्लोट करता है
तो एट द कभी कोई तो ऐसा सिचुएशन होगा, क्योंकि ये नीचे वाला भाग राउंडिंग है, तो ये श्योर है कि ये ऐसा कभी इधर या तो इधर मुड़ जाएगा थोड़ा सा, या इधर जैसे जैसे ही थोड़ा मुड़ा ये कंडीशन काम करना शुरू हो जाएगा, इसको ऊपर इसको नीचे। क्योंकि ये देखिए, ये नीचे वाला जो है मैं इस सरफेस को इस टाइप का ले रहा हूँ, मैं नीचे वाले सरफेस को ऐसे नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं नीचे वाले सरफेस को एकदम बिल्कुल इस टाइप का ले रहा हूँ, राउंडिंग में, राउंडिंग सरफेस मैंने कंसीडर किया है। मैंने क्या बोला, एक प्लेन सरफेस को कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। जिस वजह से ये चीज आता है। इसका तो वर्टिकल लाइन में ही, अगर इसका मैं बात करूं वर्टिकल लाइन पे रहता है, जब ये घूम जाता है तो इस तरह का कंडीशन, ये गोल 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 घूम घूम के मोशन करना शुरू कर जाता है। ऐसा नहीं है कि जब मैंने किसी इस टाइप के ऑब्जेक्ट को पानी में रख दिया तो वो मोशन करना शुरू हो गया। कुछ टाइम लगता है इसको मोशन करना शुरू होने में। मैंने इसे पानी में डुबाया तुरंत घूमना शुरू नहीं करता, ये कुछ टाइम लगता है इसको रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने में, कुछ टाइम लगता है, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका, कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। आगे देखते हैं, अगला है केस 3। चलिए ये अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे चले जाएंगे, और फिर नेक्स्ट दिन क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यानी वे ऑब्जेक्ट का वेट, अगर मैं बात करूं तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, यहाँ पे बाउंसी और नीचे है वेट, तो यहाँ पे वेट कम होगा, बाउंसी ज्यादा होगा। यानी वेट जो है W नहीं सॉरी, यहाँ पे या फिर इसको लिख सकते हैं B इज ग्रेटर देन W, यानी बॉयनेट फोर्स यहाँ पे ज्यादा है। तो हमने पहला कंडीशन में क्या देखा, जब ये ज्यादा था B से तो बॉडी क्या होता था, वो डाउन की ओर जाता था। दूसरा क्या था, जब ये दोनों इक्वल होता था तो ये फ्लॉट करता था, यहाँ पे फ्लॉट करता था। तीसरा कंडीशन में जब है बॉयनेट फोर्स का डायरेक्शन है, यानी क्या है, वो ज्यादा है, बॉयनेट फोर्स अगर ज्यादा है तो बॉडी क्या होगा, यानी B माइनस W, तो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ऊपर की ओर जाएगा। अब इसमें क्या क्या होगा, केसेस क्या क्या आएगा जरा देखिए हम। इन दिस केस ए नेट फोर्स F when B minus W act on the body when released well inside ये fluid। जब यहाँ पे क्या होता था, पहले दो कंडीशन में कि हम पानी के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख देते थे तो वो फ्लोट करता था या नीचे चल जाता था, लेकिन इसमें क्या करना होगा, हमको ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रखना होगा। रिलीज्ड वेल यानी अच्छी तरह से पानी में हम लोग इसको अंदर डुबा देते हैं या अंदर छोड़ देते हैं। एज द रिजल्ट बॉडी कम्स अप विथ एक्सेलरेशन, बॉडी एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की ओर आ जाता है। चलिए कंडीशन के ऊपर हम लोग गौर करते हैं। नाउ वेट फोर्स, क्या वेट फोर्स लेस देन बॉयनेट फोर्स, दैट मीन्स फिर मैंने इसका वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन फिर इस फॉर्म में लिखा। तो फिर मैं कैलकुलेशन पे क्या आया, डेंसिटी ऑफ द बॉडी लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ द बॉडी से, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ द बॉडी is less than the density of the liquid, thus body moves up with acceleration। बॉडी एक एक्सेलरेशन के साथ मूव कर जाता है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने यहाँ पे रखा था पानी में डुबा के, यहाँ से हाइट h है, तो ये h हाइट तक, जैसे वहाँ पे फर्स्ट में हमने देखा था कि ये h हाइट तक जाने में कितना समय लगाता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, कि वो क्या बोलेंगे, h हाइट तक ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा, सारी चीज का हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। अगला है टाइम टू रीच द सरफेस, कितना टाइम में वह ऑब्जेक्ट जो है इस सरफेस तक पहुंच जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये सरफेस तक कितना टाइम में पहुंच जाएगा, हाइट को मैंने h कंसीडर किया हुआ है। सेम चीज अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसका एक्सेलरेशन किसका, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालेंगे, और इसका एक्सेलरेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे f, स्मॉल f,
is the acceleration of the body and g is the acceleration due to gravity। तो फिर से वही फार्मूला अप्लाई होगा, फिर मैंने ये निकाल लिया, फिर मैंने एफ इक्वल टू ये फाइंड किया, फिर वही एच इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी ला के फिर मैंने ये फार्मूला लिखा यहाँ पे 2h। पहले वाला कंडीशन में क्या था देखिए 1 माइनस डी बी बाई डी एल था, यहाँ पे डी एल बाई डी बी -1 आ गया, तो ये इक्वेशन आया। ये हमने पहले भी एक इक्वेशन देखा और दूसरा ये इक्वेशन देखा। पहला वाला क्या था, डूबने में लगा समय, और ये था नीचे से ऊपर आने में लगा समय। क्लियर है ये? देख लीजिए एक बार, मैंने कुछ ज्यादा इसमें बताया नहीं है क्योंकि पिछला वाला से एकदम बिल्कुल रिलेटेड है, जिस वजह से मैंने कुछ इसके बारे में बताया नहीं। एक बार जस्ट आप लोग नजर दौड़ा लीजिए, ठीक है, और फिर आपकी नजरें कहीं अटकती है तो फिर बोलिए मैं हूं ना। एक बार देख लीजिए, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार आप देख लीजिए। हम इससे रिलेटेड नॉमिकल प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, इस वजह से इसके लिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। चलिए, हो गया? यस सर। दिक्कत नहीं है? नो सर। अच्छा, इसी का आपको समझ में आया ये सब? यस सर। चलिए, अब आते हैं एक ये रहा आप लोगों के सामने पहला नॉमिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एंड वही जो मैंने बताया था कि कुछ फ्रैक्शन वॉल्यूम। देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, ये सॉलिड बॉडी फ्लोट्स इन वाटर with 1/7 of its volume above the surface of water. What fraction of its volume will be projected if it floats in fluid of density 1250 kg per meter cube? यानी कितना सारा मतलब इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पानी के ऊपर मैंने दिखाई देगा हमको, प्रोजेक्टेड कितना मतलब सारा वॉल्यूम का पार्ट्स हमको दिखाई देगा पानी के ऊपर। अगर ये इतना पार्ट्स नीचे डूब के फ्लोट कर रहा है तो कितना सारा पार्ट्स ऊपर फ्लोट हमको दिखाई देगा। यानी मुझे निकालना पड़ेगा इसमें क्या बोल, सबसे पहले मैंने फाइंड करना होगा स्मॉल वी बाई वी, स्मॉल वी बाई वी, ये हो गया स्मॉल वी बाई वी। उसके बाद इसमें मान के चलिए इसका कुछ आया हो, कुछ भी आंसर आया होगा, जैसे कि 21 बाय या फिर 22 ऐसा कुछ अगर रेशियो आया है तो फिर ये अगर मेरे पास आ गया, फिर हम इसको क्या करेंगे 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि मेरा अगर ये रेशियो है पानी के नीचे डूब के तैरने का, तो बाकी जब जो बचेगा वी माइनस कैपिटल वी होगा पानी के ऊपर वाला वॉल्यूम। ठीक है, तो ये पहले मुझे यहाँ तक जाना होगा, और ये वाला जो फॉर्मूला था हम लोग का क्या था, स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। आई थिंक यही था। तो यहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा। आपके पास क्या है, सिर्फ ये दिया हुआ है, ये सवाल सॉल्व हो पाएगा? बोलिए कोई। यहाँ पे एक नया वर्ड दिया हुआ प्रोजेक्टेड, मतलब कि अबव द वाटर, अबव द लिक्विड या वाटर, यानी पानी के ऊपर कितना वॉल्यूम दिखेगा या ऊपर रहेगा वो फाइंड करना है। चलिए, इसी तरह का और 2 सवाल है आप लोगों के लिए, मैं आज आप लोग के पास भेज देता हूँ, कोशिश कीजिएगा बनाने का। यहाँ भी सेम चीज है, एक बॉडी है जिसका मास 3 kg है, यहाँ पे मास दे दिया है 3 kg, फ्लोटिंग इन ए वाटर विथ 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसका 3/4 जो है वॉल्यूम पानी में इनसाइड द वाटर है। फाइंड आउट द फोर्स इन न्यूटन रिक्वायर्ड टू सबमर्ज, यानी पूरे वॉल्यूम माने बॉडी को डुबाने के लिए कितना न्यूटन का फोर्स रिक्वायरमेंट होगा, वो मुझे फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में ये कहता है। थर्ड क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 इज टेकन अंडर वाटर
then released. Find the initial acceleration with magnitude and direction. सबसे पहले मुझे निकालना होगा इसमें कि कंडीशन क्या होगा कि वह ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो यहाँ पे b माइनस डब्ल्यू होगा, और अगर नीचे जाएगा w माइनस बी होगा। ठीक है, तो पहले ये कंडीशन निकालना होगा। कंडीशन निकालने के बाद मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन, मैंने वो एफ जो था हम लोग को एफ फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल बन जाएगा। आंसर मैं आज नहीं दूंगा, मंडे के क्लास में सॉल्यूशन चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं सेंड करवा देता हूँ ये, आज क्वेश्चन भी मिल जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। 3 क्वेश्चन है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग मंडे को इसका डिस्कस करेंगे, और मंडे को और भी क्वेश्चन आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक बचा हुआ है, इसका पार्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल करेंगे हम लोग, और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को कोई कहीं पे डाउट हो, कहीं फंस जाएंगे, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। और आपने शायद ओम प्रकाश आपने वो सेंड किया था सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है वो सॉल्यूशन। थैंक यू सर। और चलिए आज का क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को जो क्लासेस होगी उसमें मिलते हैं। लेकिन ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मैंने दिया है सॉल्व होना चाहिए, कोशिश जरूर कीजिए, गलत बनाइए सही बनाइए, लेकिन कोशिश जरूर करना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर हम कंटिन्यू कोशिश करते रहेंगे, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, फिर हम लोग उसको बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सीखना है, जैसे कि बचपन में हम लोग चलना सीखे थे तो बहुत गिरे थे, पैर छिलाया था, घुटना छिलाया था, उसके बाद हम लोग चलना सीखे थे। उसी तरह हम लोग गलत बनाएंगे, पहले गलत बनाएंगे, फिर हम लोग सही सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी पहले नहीं आता था, मैंने सीखा, आप लोग भी सीख जाएंगे। सिर्फ आप बने रहिए और कोशिश कीजिए। जहाँ पे आपको हेल्प की जरूरत हो आप मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं अवेलेबल हूँ। ओके, आज का क्लास यहीं पे छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।